नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं राजू भाई जीरकपुर से। तो आप लोग इनकी वीडियो जो पैसे के ऊपर हैं, पैसा कैसे फ्रॉड कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम कैसे फ्रॉड है, आप इनकी वीडियो हर जगह देख सकते हो। नीड इंडिया पे देख सकते हो, नीड इंडिया 2.0 पे देख सकते हो। इनका चैनल है राजू चौधरी जी का, उन पर आप इनकी वीडियो देख, काफी मतलब लोगों को जागरूक करते हुए आप लोग इनको देख सकते हो पैसे के मामले पे कि कैसे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। स्वागत है राजू जी आपका। जी जी नमस्ते। मतलब मेरे कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपसे काफी प्रभावित था। आपकी जो रिसर्च है, आप जो मतलब मेहनत करते हो लोगों को बताने के लिए पैसे के मामले पे कि कैसे उनके साथ ठगी हो रही है, 80 करोड़ लोग कैसे गरीब हो गया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, कि कैसे उनके वो ठगी करके उनको गरीब कर दिया है बिल्कुल। हाँ। तो मेरे कुछ सवाल थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला ये था कि मूल्य क्या है? एक किताब है रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन, या फिर ये किताब ये लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। ये किताब में एक मैंने सेंटेंस पढ़ा कि मूल्य क्या है। मूल्य का मतलब है, और बड़ा बेहतरीन परिभाषा दिया हुआ है। मूल्य क्या है, इसका परिभाषा इस तरह से है, किसी वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु की क्वांटिटी है। ठीक है। आज हम क्या सोचते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया है, हाँ, या बिल्कुल। इस वस्तु का मूल्य पेटीएम से 100 रुपया है। नहीं, दूध का मूल्य 44 रुपया है। नहीं, मतलब आम लोगों में तो यही जा सोचता है, रुपया, ये डिजिट, ये कागज। हाँ लेकिन ये परिभाषा नहीं है। ठीक है जी। आपको चलना पड़ेगा 200 साल पहले, जब ये कागज नहीं था, जब ईस्टइंडिया.com मोगेम्बो ने ये कागज डिजिटल नंबर नहीं लाया था। तो 200 साल पहले चलेंगे तो किसी वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु की क्वांटिटी है। मतलब मान लेते हैं 1 किलो चावल है, 1 किलो चावल देंगे तो वो आधा किलो दाल देगा। तो 1 किलो चावल का मूल्य आधा किलो दाल है। 1 किलो चावल दूसरे को दिया, 100 ग्राम चाय पत्ती दिया, तो 1 किलो चावल का मूल्य 100 ग्राम चाय पत्ती है। 1 किलो चावल दिया एक किसान को, 100 ग्राम जीरा दिया, तो 1 किलो चावल का मूल्य 100 ग्राम जीरा है। यही 1 किलो चावल या 2 किलो चावल जूते वाले को दिया तो एक जोड़ी जूता दे दिया, तो चावल का मूल्य 2 किलो चावल का मूल्य एक जोड़ी जूता हो गया। यही कपड़े बनाने वाले को दे दिया तो 1 किलो चावल का मूल्य एक शर्ट का कपड़ा है। तो किसी वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु की क्वांटिटी है। एक बोरा चावल दे दिया तो श्रीनगर से बनके 1 ग्राम या 2 ग्राम या 10 ग्राम केसर मिल गया। इतना ही क्यों मिला? क्योंकि आपको एक बोरी चावल उगाने में जितना मेहनत लगा, हाँ जी, उस श्रीनगर वाले भाई को उतना ही केसर उगाने में इतना मेहनत लगा। इतनी मेहनत और ऊर्जा लगी, बराबर ऊर्जा लगा। इतना ऊर्जा लगाया तो उतना ऊर्जा उन्होंने भी लगाया, तो वो दोनों का क्वांटिटी इसी तरह से डिफाइन होगा। किसी ने ज्यादा मेहनत किया तो ज्यादा क्वांटिटी हो सकता है, कम मेहनत किया तो कम क्वांटिटी हो सकता है। इसलिए आप 1 किलो चावल देते हैं तो आधा किलो ही आपको दाल मिलता है, क्योंकि उसने भी ऊर्जा इतना लगाया, उसने भी ऊर्जा उतना लगाया, पर वहां आधा दाल हुआ और यहाँ बिल्कुल चावल ज्यादा हुआ। तो मतलब अब तक तो लोगों को मूल्य का ही नहीं पता था, मूल्य क्या है। हाँ। बिल्कुल, ये आपने इसी को तोड़ने के लिए क्या किया, मान लेते हैं कि 1 किलो चावल, आधा किलो दाल मिलता है, 100 ग्राम आपको जीरा मिलता है, एक जोड़ी कपड़ा मिलता है, एक जोड़ी जूता मिलता है, ये पैमाना हो गया। तो अब लोगों को जैसे जैसे थोड़ा सा विकसित हुए मानव सभ्यता, लगा कि यार मुझे तो इस चीज का जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे शहर से ना रसगुल्ला खाना है, या वहां से बिरयानी मंगवाना है, तो मैं चावल दाल में लेन देन करने लगूंगा तो रसगुल्ला वाला जो है बोलता है कि मुझे तो सोना या चांदी चाहिए। हाँ, या फिर बिरयानी वाला बोलता है कि सोना चांदी चाहिए। ठीक है। तो फिर एक मानक आया कि इतना सा चांदी अगर देंगे तो 1 किलो चावल दूंगा या 100 ग्राम दाल दूंगा, तो ये पैमाना बन गया। हाँ जी। अब जब सब लोग सोना चांदी में लेन देन करने लगे, तब खेल एंट्री होता है अंग्रेज का, ईस्टइंडिया.com आरबीआई का, कि सारा सोना हमको दे दो और कागज ले लो। जब वो कागज दिया तो आरबीआई का जो एक्ट बनाया 1934 धारा 26 में लिखा है कि जब जो ये सोना मैं आपसे ले रहा हूँ और जो कागज आपको दे रहा हूँ, जब भी ये कागज लौटाओगे तो मैं आपको वो सोना बिल्कुल दे दूंगा। तो आज मैं 100 रुपया लौटाता हूँ जिसपे लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। अब इसको ऐसे समझो कि आपने एक दुकान के पास गए, 1000 रुपया दिए और बोले कि 10 किलो आम दो, पर बोला नहीं अभी तो आम हम ऑफिस से आएंगे ना तब देना। और उसने पर्ची पे लिख दिया मैं धारक को 10 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, अपने कागज लेके आ गया। तो ये क्या हुआ, आम का पर्ची हुआ। ये आम उसके पास फिजिकल रखा हुआ है। जब आप पर्ची दोगे तो आपको क्या देगा, आम मिलेगा। इस पे क्या लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। ये हुआ आम का पर्ची और वो हुआ फिजिकल आम। उसी तरह जो हम सोने में लेन देन करते थे तो वो सोना एक्चुअल में रुपया था, और ये जो इस पे कागज पे लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ये रुपये का पर्ची हुआ। एक्चुअल सोने और चांदी का जो रुपया था फिजिकल, वो सोना रुपया था, और ये हुआ रुपये का पर्ची।
जैसे कि फिजिकल आम उसके पास रखा हुआ है और ये हो गया आम का पर्ची। मैं धारक को 10 किलो आम अदा करने को वचन देता हूँ। अब इस पे लिखा हुआ है कागज पे, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने को वचन देता हूँ, तो गवर्नर साहब को लौटा दो 10 रुपया का कागज। बोला गवर्नर साहब जो लिखा है वो दे दो। तो जो लिखा है उसको दे दो का मतलब है कि आरबीआई ने 1934 में जब बना, धारा 26 में लिखा कि जब भी 10 रुपया का कागज लौटाओगे हम आपको 1 तोला सोना दे देंगे। उदाहरण के तौर पे अभी अगर मैं उसको आम वाले को ये पर्ची दूं तो 10 किलो आम देगा, 1 किलो नहीं देगा, 100 ग्राम नहीं देगा, आलू टमाटर प्याज नहीं देगा, आम ही देगा। उसी तरह आरबीआई के 1934 का जो एक्ट है धारा 26 में लिखा हुआ है कि जब भी ये कागज 10 रुपए का लौटाओगे 1 तोला सोना दूंगा, चांदी नहीं दूंगा, लोहा नहीं दूंगा, आलू नहीं दूंगा, प्याज नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बेईमानी नहीं करूंगा। सब कुछ इस किताब में मेंशन है। नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है देश, दादागिरी से नहीं चलता है, गुंडागर्दी से नहीं चलता है। तो धीरे धीरे समझिए, अगर तो ऐसे ही छाप के देने लगे फिर तो छाप के दे ही रहे। अदानी को दे दिया, रिलायंस को दे दिया, हाईवे खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया, अभी स्कूल खरीद रहा है। धीरे धीरे सब कुछ जब खरीदा आ जाएगा, फिर गंगा जल सारा खरीदा जाएगा, हिमालय खरीदा जाएगा, आप कहीं भी चलोगे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 47 के पहले था, आज भी वही राज कर रहा है, उससे ज्यादा बुरी तरीके से राज कर रहा है। क्योंकि 47 में 80 करोड़ लोग गरीब नहीं था, आज 80 करोड़ है। 5 साल के बाद 90 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। आपको लगता है आप अमीर हो, मैं अमीर हूँ, वो सामने बैठा व्यक्ति अमीर है, सब गरीब हो जाएगा धीरे धीरे करके। पूरी प्लानिंग के तहत, प्लानिंग के तहत जब 1000 रुपए किलो आम मिलेगा, सोने का रेट 10 लाख रुपया हो जाएगा और घर का कीमत 5 करोड़ हो जाएगा, कौन कौन खरीद पाओगे? सब गरीब होगे। अगला क्वेश्चन है कुछ आपका? हाँ जी, हाँ जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे आम उसमें बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई का मतलब आप समझाओ, मतलब आसान भाषा में लोगे, महंगाई क्या होती है? महंगाई एक्चुअल में कोई चीज नहीं होता है। महंगाई मतलब डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। इसको ऐसे समझिए कि जब एक चांदी का सिक्का चलता था, जब भी आप एक चांदी का सिक्का लेके जाते थे आपको 1 किलो आम मिलता था। आज से 200 साल पहले जब भी चांदी का सिक्का दिए 1 किलो आम मिल गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब सारा चांदी का सिक्का ले लिया तो उसने क्या किया, 10 ग्राम जो सिक्का था, एक्चुअल में तो 1 तोला था, मेरे समझाने के दृष्टिकोण से मैं 10 ग्राम बोल रहा हूँ, 10 ग्राम सिक्का था। जब सारा सिक्का आ गया, फिर नया सिक्का जब इशू किया आरबीआई के थ्रू, ब्रिटिश इंडिया के थ्रू, तो 5 ग्राम लोहा मिला दिया और 5 ग्राम चांदी मिला दिया। जब ये वाला सिक्का लेके आम वाले के पास गए तो आम वाले ने बोला 2 सिक्का लूंगा, तुम तो मेरे थे 1 किलो ही आम ले रहे हो, मेरा तो ऊर्जा उतना ही लगा, और तुम मुझे 5 ग्राम चांदी दे रहे हो, 5 ग्राम लोहा दे रहे हो, तो लोहा का तो कोई मूल्य नहीं है। 5 ग्राम चांदी है तो मुझे तो 10 ग्राम चांदी चाहिए, पहले मुझे 10 ग्राम मिलता था, तो 2 सिक्का दो, 2 सिक्का दोगे तो 5-5 करके 10 ग्राम चांदी आ जाएगा। बोला ठीक है भाई, 2 सिक्का देने लगा। फिर लालच बढ़ा, 3-4 साल के बाद 1 ग्राम चांदी और 9 ग्राम लोहा मिक्स कर दिया सिक्के में। अब जब ये सिक्का लेके गए आम वाले के पास तो बोला 10 सिक्का लूंगा, हमें तो 10 ग्राम चांदी चाहिए। तो 1 ग्राम चांदी है एक सिक्के में, 9 ग्राम लोहा है, लोहा को हटा दो, तो 1-1 ग्राम करके 10 सिक्का। अब 10 सिक्का देना शुरू कर दिया। तो जो आम 1 किलो पहले 1 सिक्का में मिलता था, फिर 2 सिक्का में मिला, फिर 10 सिक्का में मिला। तो महंगाई बढ़ रहा है या किसी का लालच? लालच, ये तो मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि लालच बढ़ रहा है, महंगाई। अब 2 ट्रेन है, एक पे लिखा हुआ है महंगाई और एक पे लिखा हुआ है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो कोई व्यक्ति डिवैल्यूएट कर रहा है हमारे मनी को, 10 रुपए के सिक्के को धीरे 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 करके डिवैल्यूएट कर रहा है। चल ये वाला ट्रेन रहा है और हमें लग रहा है कि महंगाई वाला ट्रेन चल रहा है। कभी कभी आप 2 ट्रेन पे बैठते हैं तो लगता है ना कि बगल वाला ट्रेन गुजरा, लगेगा कि हमारा वाला चल गया, पर नहीं चला। ये चला डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, करते जा रहे चलते जा रहे तेजी से। क्या खतरनाक वर्ड बोलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, माफिया लोग, इंटरनेशनल माफिया जो डावोस में मिलता है कि 8% 6% का महंगाई ना विकसित करने के लिए, विकासशील विकसित होने के लिए अच्छा है। मतलब वो बता रहा है कि 5% 6% के रेट से तो मैं तुमको डिवैल्यूएट करता ही रहूंगा और तुम्हें प्रतीत होगा कि ट्रेन 5% 6% के रेट से महंगाई बढ़ रहा है। अरे आज ये डिवैल्यूएट करना बंद कर दो, महंगाई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन था जी, जो वर्ल्ड बैंक से हम कर्ज लेते हैं उसमें हमें क्या मिलता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि हमको ना नदियों को जोड़ना है, या दिल्ली एनसीआर में 10 करोड़ पेड़ लगाना है, आम का, लीची का, कटहल का, जामुन का, ये सब कुछ 100-200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो तक रेट हो चुका है। तो मैं चारों तरफ आम 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 लगा दूं तो 10 रुपए किलो मिलने लगेगा। बिल्कुल। जब सब जगह आम होगा तो फ्री में ही होगा, या फिर लेबर को बोलेगा अरे तोड़ के लेते आओ, 10 रुपया तो दो मेहनत का। तो बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है पेड़ लगाने के लिए। अच्छा, पेड़ लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? पेड़ चाहिए, पानी चाहिए, कोदरा चाहिए, फवार चाहिए, आदमी चाहिए, कोड़ के लगा देंगे। अच्छा, कोई चीज ऐसा है जो अमेरिका से लेना पड़ेगा?
पेड़ लगाने के लिए? कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने पास है, लेकिन है। बोलेंगे पैसा नहीं है। अच्छा ठीक है, पैसा नहीं है, कितना खर्चा होगा? 5 लाख करोड़ खर्चा होगा। ठीक है, जाओ 5 लाख करोड़ कर्जा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF के पास, माफिया के पास, टेररिस्ट कंट्री इजराइल के पास गया, वर्ल्ड बैंक के पास, बोला 5 लाख करोड़ दो, बोला 5 लाख करोड़ दिया। तो ऐसे करके ना डायरी पे साइन होता है, भारत 5 लाख करोड़ लिया, उधर से वर्ल्ड बैंक बोलता है 5 लाख करोड़ दिया, और पीछे तिरंगा लगा रहेगा, वर्ल्ड बैंक का लोगो लगा रहेगा, फोटो फोटो खींचेगा और टीवी मीडिया में आएगा कि 5 लाख करोड़ का लोन दे दिया। अब वो फाइल लेके RBI को दिया जाता है, RBI को बोलता है ले, ठीक, देखो बोला ना आका, हाँ, 5 लाख करोड़ दो, ठीक है, बोला हाँ आका ने बोला, अब दो, अब देता है। तो ये RBI किसका बात माना? हमारा सरकार का बात माना या उसका बात माना? ये तो आका की बात मान रहे हैं, फिर तो आका का बात माना, तो इसका मतलब RBI किसके अंडर हुआ? जाहिर सी बात है, तो सिंपल सी उन्हीं का हुआ। एक दूसरा उदाहरण, हाँ। सिर्फ भारत देश होता, चारों तरफ पानी पानी होता, ना वर्ल्ड बैंक होता, ना अमेरिका ना होता, ना इजराइल ना होता, कोई टेररिस्ट कंट्री ये सब नहीं होता, तब हम किसके पास कर्जा मांगने जाते? कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। फिर तो बोलते छापो, छाप लेते, सब लोग को बोलते कि पेड़ लगाओ, 500-500 रुपए डेली ले लो। उस पैसे से 500 रुपए से क्या करता बेचारा? वो चावल खरीदता, दाल खरीदता, अपना जीवन वो सब कुछ इसी देश में है। पर हम जा रहे हैं उसके पास पैसा मांगने के लिए, इसका मतलब हम उसके अंदर गुलाम है। गुलाम बिना परमिशन के कुछ नहीं करता है, और उसको सख्त इंस्ट्रक्शन है वर्ल्ड बैंक से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज करता था, कि पेड़ मत लगाना, समृद्ध हो जाओगे, पेट भर जाएगा तो हमारे खिलाफ तुम ताकत से लड़ोगे। नदियों को मत जोड़ना, नदियों को जोड़ोगे तो बाढ़ नहीं आएगा, भूखा नहीं आएगा, लोग नंगे नहीं रहेंगे और लोग गरीब नहीं होंगे, तो समृद्ध हो जाओगे। तो कोई भी ऐसा चीज जिससे समाज समृद्ध हो, 80 करोड़ 90 करोड़ लोग जो गरीब है वो अमीर बने, उन चीजों के लिए वो पैसा नहीं देते। बिल्कुल, हाईवे बनाना है, खेत काट करके हाईवे बना लो, पेड़ काट करके तुमको लिथियम निकालना है, जंगल को उजाड़ना है, वो हर काम जिससे भारत धीरे 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 खोखला होते चला जाए और उसके पास पैसा जाता चला जाए, उन चीजों के लिए वो कर्ज देगा। तो हमारे पास जो फाइल रखा हुआ है ना RBI के पास, 300 लाख करोड़ का फाइल रखा हुआ है, परमिशन लेके वहां से आए हैं, वो 300 लाख करोड़ का फाइल है, और हम 10%, 20%, 30% जो टैक्स देते हैं, वो पैसा जमा होता है, और उस पैसे, अच्छा उसको ना पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए गोल्ड। हर दिन जो भी रात में ट्रांजेक्शन होने के बाद जो पैसा बनता है टैक्स और ब्याज के रूप में, वो सारा जमा होता है सोने चांदी के रूप में, और सारा जिसके अंडर है हम उसको सोना चांदी जाता है। ठीक है, आप उसको अमेरिका बोल रहे हो, आप उसको इजराइल बोल लो, आप उसको वर्ल्ड बैंक बोल लो, आप उसको UN बोल लो, आप उसको ईस्ट इंडिया का नाम दे दो, ब्रिटिश इंडिया का नाम बदलते रहता है वो अपना, तो वो सारा धन उसके पास जाता जाता है, धन जाता जाता है। हमें बोलता है कागज में लेन देन करो, पर उसको जो एक्चुअल में प्रॉफिट चाहिए सोने और चांदी में चाहिए, एक्चुअल में सोना ही सोना चाहिए, चांदी तो चाहिए नहीं। तो इस तरह से वहां पैसा जाता जाता है। मेरा अगला सवाल यही था कि हम अभी आजाद हैं कि गुलाम, तो ये तो आपने मतलब क्लियर ही कर दिया, थोड़ा सा और प्रकाश थोड़ा सा और जाता है। मैं ना लोगों से क्वेश्चन पूछी कि आप आजाद हो कि गुलाम, तो लोग बोलेंगे अरे कैसी बात करते हैं, हम आजाद हैं। तो एक कहानी सुनाते हैं आपको, आप फिर बोलिएगा कि आजाद हैं कि गुलाम। बाहुबली का आपने पिक्चर देखा है, बाहुबली में बाहुबली को देश निकाला कर देता है, बोलता है जंगल चले जाओ। तो जब जंगल जाता है तो 10,000 लोग बाहुबली के साथ वो भी जंगल चला जाता है। तो जंगल जाने के बाद सब लोग आम का पेड़ से आम तोड़ा, खाया और सो गया, ऐसे करके सब लोग। फिर अगले दिन उठा, उसी तरह से फल तोड़ा, खाया, सो गया। तो बाहुबली को लगा यार ये तो कुछ काम कर नहीं रहा है, सारा एक दिन तो जंगल का सारा जंगल खा जाएगा इसे। मीटिंग बुलाया, बोला आज के बाद बिना मेरे परमिशन के कोई कुछ नहीं खाएगा, सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इस टापू की समृद्धि के लिए, जंगल की समृद्धि के लिए। अब हमारा यही राज्य है। बोला जी आपको हम राजा मानते हैं, आप जो बोलेंगे करेंगे। अब जो लोग भी आम खा के गुठली फेंका था 2 दिन में, वो सब खोज खोज के फिर से लगाने लगा, फोटो खींच के भेज दिया। बाहुबली ने पर्ची दिया कि जाओ कुछ भी खा सकते हो अब। तो इस तरह से करके कोई जो है गिरा हुआ पेड़ था आंधी में, उसको खड़ा करके पानी वानी देने लगा, कोई गरीब बच्चा को पढ़ाने लगा, कोई रिंग रोड बनाने लगा, कोई छप्पर छन्नी करके जो है झोपड़ी बनाने लगा। ऐसे करके सब ना कुछ काम में लग गया। और जो भी काम करते थे, ऊर्जा लगाते थे, उनको पर्ची काट के देते थे। फिर वो जो प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में फूड है उनको खाने को मिलता था। तुमको ऊर्जा लेना है तो ऊर्जा देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो 20 साल में हो गया सोने का चिड़िया टापू। सब लोग काम करेंगे तो समृद्ध हो ही जाएगा। पता चला वो उधर भल्लाल देव को कटप्पा ने बताया कि आपके राज्य से तो 10 गुना ज्यादा समृद्ध हो गया है, बाहर एक्सपोर्ट करता है आम लीची सब, वहां से सोना लेता है बाहर से। बोला अच्छा, कटप्पा ठिकाना लगा इसको। गया कटप्पा ने मार दिया बाहुबली को। फिर भल्लाल देव आता है जंगल, मतलब बंद करो बकवास, पर्ची दूंगा, अपने से काम करूंगा, सब यहाँ से वहां तक हाईवे बनाओ, हमारे लिए सारा चीज लकड़ी है, हमारा A1 क्वालिटी का आम है, लीची है, सब मेरे पास लेके आओ। खदान से जितना भी
लोहा तांबा एल्युमिनियम है, सब लेके हमारे पास आओ। ठीक है जी। जो मेरे लिए काम करोगे उसी को पर्ची दूंगा, और जो मेरे लिए काम नहीं करोगे उसको पर्ची नहीं मिलेगा। अब आम का पेड़ गिरा हुआ है आंधी में, कोई उठा के कुछ करे तो उसको पर्ची नहीं मिलेगी। गरीब बच्चों को पढ़ाओ, नहीं मिलेगा। रास्ते में एक्सीडेंट होकर कोई गिर गया, उसका सेवा सत्कार किया, उसको पर्ची नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, पहले मिलता था। टापू के समृद्धि के लिए जो भी करने योग्य कार्य है उसके लिए मिल देगा। तो अब बताइए वो टापू का लोग अब आजाद है या पहले आजाद था? आप कहेंगे कि अभी गुलाम है। बिल्कुल जी, अभी। अब हम दोनों अगर रास्ते में चलते हैं, पेड़ गिरा हो या पोल गिरा हो और रास्ता बाधित हो या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो चीज हम करें, करने योग्य है कि नहीं? वो करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल। तो मैं अगर करूं तो मुझे आज के जीवन यापन के लिए 500 रुपए मिलेंगे? कोई देंगे? कोई भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आप कहेंगे अरे आज तो आप तो समृद्ध हैं, आप ऐसी बात करते हैं, ऐसे कर दीजिए देश सेवा के लिए। चलो मैं ऐसे कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति मजदूर है, काम करने के लिए कोठी में जा रहे हैं, काम करेंगे तो 500 रुपया मिलेगा, और घर में 2 बच्चे, वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, वो 500 रुपया देंगे तो चूल्हा जलेगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है कि एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड वाइफ गिर गए बाइक से धड़ाम से और लहू लुहान है, तो अब इसको ठीक करे या कोठी में काम करने जाए? क्या करे? अकेले है ये। नैतिकता, अगर ये नैतिकता बोलता है कि ये करूंगा तो पैसा तो कोई देगा नहीं, पैसा नहीं देंगे तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तो ये इस काम को छोड़ता है और इधर जाता है। यही बोलते थे सुभाष चंद्र बोस जी, पूर्ण स्वराज मिलेगा। पूर्ण स्वराज में तुम जो भी काम करोगे करने योग्य, उसके लिए पैसे मिलेंगे। और हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिला तो वो हर कार्य जो समाज के लिए हो उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। अब देखिए, इसको समझिए कैसे हम गुलाम है। 2 राजा है, राजा ए, राजा बी। इसका अपना सिक्का चलता है, इसका अपना सेना है, इसका भी अपना सेना है, अपना सिक्का चलता है। दोनों में युद्ध हुआ, एक मारा गया, ए मारा गया, बी जीत गया। तो अब किसका सिक्का चलेगा? बी का चलेगा। जो जीत गया वही जो जिंदा है, इसका सिक्का निरस्त हो जाएगा, इसका जीतेगा। यानी जो जीतता है उसका सिक्का चलता है। तो 1947 के रात में 2 राजा हुए, एक सुभाष चंद्र बोस जी और एक ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया सेना, और उसका अपना सिक्का चलता था। इन्होंने भी अपना फौज तैयार करके रखा था, आजाद हिंद फौज, और इन्होंने भी अपना बैंक और रोकड़ा पर्ची छाप के रखा था, आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी। दोनों लड़ाई किए। कौन मारे गए? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा सेना खत्म हो गया? आजाद हिंद फौज। तो कौन सा करेंसी खत्म हो गया? आजाद हिंद करेंसी। तो अब जो बचा ये सेना ब्रिटिश इंडिया का और इसका रुपया, और आज जो रुपया चल रहा है वो किसका रुपया है? ब्रिटिश इंडिया का है, ईस्ट इंडिया का है, क्योंकि अपना वाला तो चला ही नहीं। चलो प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उसने बैंक खोला था क्या? उसने अपना पर्ची बनाया था क्या? अरे वो तो वही रुपया, वही पर्ची चलाया जो 1934 में आरबीआई एक्ट बना हुआ था, वही आरबीआई चल रहा है। तो आज चल रहा है, तो आज किसका चल रहा है? उसी का चल रहा है। बिल्कुल। ये तो सारे नेता, सारे मंत्री एक शपथ लेते हैं ना, मैं पद और गोपनीयता की रक्षा करूंगा। ये गोपनीयता यही है कि ये चीज उजागर मत करना कि ये पूर्ण स्वराज नहीं है, आंशिक स्वराज है, और ये चीज हमारे अंडर में, ये गोपनीयता की रक्षा करना। उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगर गोपनीयता की रक्षा नहीं करोगे, इंदिरा गांधी की तरफ उड़ाया जाएगा, राजीव गांधी की तरफ उड़ाया जाएगा, वो लाल बहादुर शास्त्री की तरफ उड़ाया जाएगा। कभी ना कभी जमीर जाग जाता है ना कि अच्छा बनता तो सब एजेंट के तहत ही है, लेकिन बाद में जमीर जागता है तो उसको उड़ाया जाता है। पद और गोपनीयता की रक्षा करना है। रक्षा में यह है तुम पूर्ण स्वराज नहीं में नहीं हो, आंशिक स्वराज में। इसको ऐसे समझो, एक तोता है चिड़िया पिंजड़े में, वो चिल्लाते रहता है आजादी आजादी आजादी। फेडअप होके शिकारी, चालबाज शिकारी क्या करता है, चंडीगढ़ इतना बड़ा जो है पिंजड़ा बना देता है। अब उस पिंजड़े से निकाल करके उसको छोड़ देता है। तो अब चिड़िया को कभी महसूस होगा कि वो गुलाम है? बड़ा सा पिंजड़ा है, छोटे से बड़े पिंजरे में चलेगी। इतना बड़ा पिंजड़ा है, दिल्ली इतना बड़ा, चंडीगढ़ इतना बड़ा, तो वो तो फुदक के इधर से जाए उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उसको तो लगेगा आजाद हो गई। तो एक्चुअल में असली गुलामी यह है कि आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है। हर पेरेंट्स का आज क्या दिक्कत है, मेरे बच्चे क्या करेंगे, सबका यही दुविधा है। बच्चे को मन कुछ और चीज करने के लिए है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे। नहीं, तुमको डॉक्टर बनना पड़ेगा, एलोपैथी वाला, मार धाड़ एक्शन से भरपूर समाज में खेलना पड़ेगा, तब मिलेगा। तुमको तो इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, तुमको तो ये पीओ बनना पड़ेगा, आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा, पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तय है, यही बनना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने मर्जी से करेंगे तो नहीं मिलेगा। यही सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे, जो भी समाज की समृद्धि के लिए, समाज के लिए काम करोगे, चाहे तुम क्यों ना वृद्धों की सेवा करो, तुम गौ सेवा करो, पेड़ लगाओ, उसमें पानी डालो, तो भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। आज पेड़ लाखों लाख सूख रहे हैं, कोई पानी नहीं दे रहा उसमें। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कोई पैसा देने वाला नहीं है। बंद कर दिया वो चीज। एक क्वेश्चन और था